हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपको पाक्षिक मूल्यांकन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स के आंसर्स आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ पाक्षिक प्रश्न पत्र क्रमांक 5 माह अक्टूबर 2021 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस आंसर शेयर करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनके आंसर्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका है प्रश्न 1 से 8 तक के 1 अंक इसमें आवंटित है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, मृदा में मुक्त अवस्था में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। केवल नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है एजिटोबैक्टर। ठीक है, ये बैक्टीरिया है एक टाइप का। सेकेंड है आपका, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। इसका उत्तर है ट्राइकोडर्मा प्रजाति। ठीक है, स्पीसीज SPSPP लिखा है, यहाँ पे स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। फिर है लेडी बर्ग क्या है। लेडी बर्ग क्या है? एक कीट होता है जिसको एसिड के नियंत्रण हेतु जैव नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक एसिड जो है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, आणविक कैंची किसे कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। ठीक है। अब प्रश्न छठवा है, डीएनए के अभिरंजक हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए को हमको कलर्ड करना होता है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। प्रश्न सातवां, पौधों में आर्बुद यानी ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का क्या नाम है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस का डीएनए खंड, जिसको हम कहते हैं टीडीएनए, जो पौधे में ट्यूमर उत्पन्न करता है। ठीक है। प्रश्न आठवां, रक्त को थक्का घोलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। मतलब रक्त जब क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग, तो हम उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं। तो इसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न खंड ब, जो 9 से 11 है, जिसमें 2 अंक दिए गए हैं। इसमें प्रश्न 9वां कहता है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं। सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय एवं बाह्य नाभिकीय डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड यानी द्विसूत्री एवं सर्कुलर वलयाकार होते हैं, जिनमें प्रतिकृति यानी कि क्लोनिंग अपने जैसे समान, ठीक है, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं या प्रतिकृति कहते हैं, करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोई 2 कवक प्रजाति का नाम तथा उसके उत्पन्न प्रतिजैविकों का नाम लिखिए। तो देखिए, उसके पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, जिसको 2 प्रकार के कवक जो है वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम कैरिसोगेनियम नामक मोल्ड से हम पेनिसिलिन एंटीबॉडी जो है, प्रतिजैविक जो है, वो डेवलप करते हैं। ठीक है। फिर है पुनर्योगज प्रोटीन किसे कहा जाता है। देखिए, किसी पोषक कोशा में स्थानांतरित विजातीय डीएनए न केवल द्विगुणित होते हैं, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों में अभिव्यक्त भी होते हैं। सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य इन प्रोटीन को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार प्राप्त प्रोटीन पुनर्योगज प्रोटीन या रिकॉम्बिनेटेड प्रोटीन कहलाते हैं। जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या होगा कि ऐसे प्रोटीन, ठीक है, जो कि प्रोसेस में हम सबसे लास्ट में जो प्राप्त करते हैं वो प्रोटीन है। ठीक है, तो किसी भी पोषक कोशा में जब स्थानांतरित जो विजाति, मतलब उसके जैसे नहीं है, उससे अलग है, उस डीएनए में केवल द्विगुणन होता रहता है, और वो अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो रहते हैं पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेटेड प्रोटीन कहलाते हैं। प्रश्न 12 और 13 ये खंड स है, जिसमें 3 अंक दिए गए हैं। वहित मल, जिसको बोलते हैं हम सीवेज, से आप क्या समझते हैं। वहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो देखिए, इसका उत्तर है वहित मल क्या है। वाहित मल या सीवेजेस क्या है। प्रतिदिन नगर एवं शहरों में जो व्यर्थ जल की अधिक मात्रा निकलती है, इस व्यर्थ जल का मूल घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर एवं शहरों से निकलने वाले इस व्यर्थ जल को वहित मल या सीवेज कहते हैं।
सीवेज हमारे लिए क्यों हानिकारक है? देखिए, सीवेज में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक ही है, ठीक है। परंतु इसमें सूक्ष्म जीव भी उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगजनक प्रकृति के होते हैं। तो सीवेज में बीओडी भी अधिक होता है, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। अतः इसका उपचार शीघ्रता से होना चाहिए, क्योंकि ये बीओडी जैसे मतलब सीवेज का जो वाटर है उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी जो है वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था यानी फर्स्ट प्रोफेज की उपस्थित उप अवस्था, ठीक है, जिसको बोलते हैं जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र जोड़े बनते हैं। आपने अगर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, समसूत्री अर्धसूत्री, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट प्रोफेज में जहाँ पर जाइगोटीन में समजात क्रोमोसोम जोड़े बनते हैं, इसे सूत्र युग्मक यानी सिनेप्सिस कहते हैं। पैकाइटिन उप अवस्था में सूत्र युग्मक सम्मिश्रण यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनमें एक या अधिक स्थानों पर गोल सूक्ष्म घूर्णियाँ दिखाई देती हैं, उन्हें पुनर्संयोजक घूर्णियाँ कहते हैं। समजात क्रोमोसोम में परस्पर जुड़े क्रोमोटिड के मध्य एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली को पारगमन कहते हैं, और इससे ही समजात पुनर्योजन डीएनए बनता है। उसी के जैसे ही रिकॉम्बिनेटेड डीएनए जो है वो बनते हैं। किस अवस्था में है? अर्धसूत्री विभाजन के समय जो फर्स्ट प्रोफेज स्टेज होती है, वहीं से बनना ये जो है वो शुरू कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरा बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जिसमें आपके 5 अंक जो है वो आवंटित है। देखिए, इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपका पीसीआर और दूसरा है आपका वेक्टर, या जिसको कहते हैं हम वाहक। पीसीआर क्या है? पीसीआर जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इस प्रक्रिया में प्रयोगशाला में पॉलीमर्स एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके एक जीन की कई प्रतिलिपियों का संश्लेषण किया जाता है। मतलब पॉलीमरेज प्रोसेस मतलब एक पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, और चेन रिएक्शन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और एक प्राइमर्स इसका यूज़ करके उसी के जैसे रेप्लिकेट करते हुए कई प्रतिलिपियों का हम सिंथेसिस जो है, एक ही जीन की कई प्रतिलिपियों का सिंथेसिस जो है वो करते हैं, तो ये जो है वो पीसीआर कहलाती है। इसमें जो उपक्रम दिया हुआ है जिसको हम प्राइमर्स कहते हैं, ये क्या होते हैं? रासायनिक रूप से संश्लेषित छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या है? ये जीनोमिक डीएनए, यहाँ पे जीनोमिक के बाद डीएनए मैंने एरो करके बताया आपको, जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह उपयोग करके अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड के उपक्रम से जोड़ते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ने का काम करता है। एंजाइम का काम है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो वही वो काम करता है कि यहाँ पर उपक्रम को वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेप्स ऑफ पीसीआर, मतलब पीसीआर की डिफरेंट स्टेज होती है, जिसमें डीएनए विकृतीकरण, तापानुशीलन और प्रसार, ये 3 इसके जो है वो क्या है स्टेप्स होती हैं पीसीआर में। तो देखिए यहाँ पे ना तीनों को आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2.5 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप इसका डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इनके पूरे स्टेप्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैंने इसका डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना दिया है, जिसमें जो फर्स्ट है आपका विकृतीकरण, डीएनए विकृतीकरण, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रियकरण, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अर्ध जो दिखा हुआ है उसमें जो फर्स्ट चेन दिख रही है 3 डैश की नीचे वाली और 3 डैश की नीचे वाली, जो है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में 94 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको निष्क्रिय करते हैं। निष्क्रिय करने के बाद क्या होता है
कि फलस्वरूप ये दो सूत्र में विभाजित हो जाते हैं। जैसे हम इसको 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन दोनों जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, मैंने आपको डीएनए में बताया था, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसका एक एंड 5 डेज और दूसरा एंड 3 डेज होता है। तो दोनों डबल हेलिक्स एक साथ जुड़े होंगे तो एक का 5 होगा, दूसरे का 3, तो नीचे वाला 5 का 3 होगा और ऊपर वाले 3 का 5 होगा। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें 94 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होता है तो निष्क्रियकरण या विकृतीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में तापानुशीलन क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अब माध्यम का ताप लगभग यहाँ पे कितना कर दिया जाता है, 54 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जैसे तापानुशीलन मतलब उसको कम कर देना, कूलिंग कर देना, ठीक है, मतलब तो उसको कूलिंग कर दिया जाता है जिसके कारण प्राइमर टेम्पलेट की 3 डेज सिरे पर जुड़ जाते हैं। ये जो प्राइमर दिख रहा है, उपक्रम जो लिखा हुआ है, ये दोनों सीक्वेंस में 5 डेज और 3 डेज दोनों पर ये छोटे छोटे डार्क शेडेड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, वो दोनों 3 डेज एंड से जुड़ते हैं। ऊपर वाले सीक्वेंस के भी 3 डेज एंड पर और नीचे में भी 3 डेज एंड पर ये सीक्वेंस जो है वो जुड़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। तो लास्ट प्रोसेस में प्रसार होता है जिसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। प्रसार करने के बाद जो ये उपक्रम है उनका क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही फिर उसके बाद इनमें क्या हो जाती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, मतलब इनका जैसे इसमें उपक्रम बनते हैं, उपक्रम से और डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ये क्या बना लेते हैं, अपने जैसी ही प्रतिलिपि बना लेते हैं ना, तो वो प्रतिलिपि का निर्माण जो है वो इस प्रक्रिया में होने लग जाता है। तो ये टेम्पलेट का जो है वो अपने टेम्पलेट से परिपूरक बनाने लग जाते हैं। अब लास्ट में ये परिवर्तित स्टेज दिख रहा है, तो ये आपको नया डीएनए जो है स्ट्रक्चर वो दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला एक नया बन गया और नीचे वाला दूसरा बन गया। अगर ये आपको 5 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों लिखना होगा। अगला है आपका, इसका सेकंड ऑप्शन है वेक्टर, या जिसको कहते हैं हम वाहक। वाहक क्या होते हैं, जीवाणुओं में फॉरेन डीएनए खंड, ठीक है, या जीन्स को वहन करके दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए को हम वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। इसे जीन का वाहक भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक डीएनए का जो एक फ्रेगमेंट होगा वहाँ से जीन को दूसरे जीन के पास ले जानकर उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो वेक्टर वही होता है जो कि क्या करेगा, जीन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसका यूज़ किस में करते हैं, इसकी सहायता से एक जीव का वांछित जीन किसी दूसरी कोशिका के जीनोम में प्रविष्ट कराकर फाइमेरिक या फिर संकरण जो हाइब्रिड या पुनर्योजन डीएनए जो है उसको प्राप्त किया जाता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मिड फेज, कॉस्मिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वायरस, ठीक है। ये सभी जो हैं वो वेक्टर होते हैं यानी वाहक होते हैं। अब उसका बाद है आपका, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, वाहक मतलब वेक्टर क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। वेक्टर जो रहते हैं डीएनए में फॉरेन डीएनए खंड को जोड़ने हेतु सक्रिय स्थान होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एक जीन से दूसरे जीन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन का एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स में, तो यहाँ पर उसके पास एक प्रॉपर खंड होना चाहिए, एक्टिव प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आके वो जुड़ेगा। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, इनमें पोषक कोशिका के अंदर द्विगुणन की क्षमता भी है वो होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद गतिविधियां बहुत सारी हैं, जिसमें है घरेलू उत्पाद में, औद्योगिक उत्पादों में, प्रतिजैविक उत्पादों में, जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीव। तो देखिए घरेलू उत्पाद में जैसे दही बनाने के लिए तो क्या होगा, दूध से दही किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है जिसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके प्रोटीन को स्कंदित कर देता है, दूध फट जाता है उससे और क्या बन जाता है, दही बन जाता है। अब अगला है आपका पनीर के निर्माण में। तो पनीर के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्विस पनीर बनाने के लिए प्रोपियन बैक्टीरियम सार्मोनाई, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसका यूज़ करते हैं। एक है आपका रैक्यूफोर्ट पनीर। रैक्यूफोर्ट पनीर जो रहता है वो पेनिसिलियम रैक्यूफोर्टी नामक कवक से बनता है, ठीक है। तो पनीर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें एक कठोर है और ये सॉफ्ट टाइप का पनीर होता है रेक्टिफाइड पनीर। तो ये जो है वो फंगस से बनता है।
अगला है जैसे इडली और डोसा जो कि घरेलू उत्पाद है, तो इसमें भी जैसे दाल चावल में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो भी फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। अगला है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो औद्योगिक उत्पाद में जैसे डेयरी उत्पाद में, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उसकी बैक्टीरिया और वो क्या करता है वो लिखते हैं, आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जैसे कि डेयरी फॉर्म में क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस है आपने अभी पढ़ा, तो दूध से दही के फॉर्मेशन में काम आता है। स्ट्रेप्टोकोकस मक्खन एवं घी बनाने के काम आता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है जो योगर्ट बनाने के काम आता है। इसके बाद है सेकंड आपका कि जैव सक्रिय अणु के रूप में। तो देखो जैव सक्रिय अणु के रूप में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया सी, तो ये क्या है, एथेनॉल के सिंथेसिस में ये बैक्टीरिया जो है वो उपयोग किए जाता है। अब ये पहले भी आपने पढ़ा है कि थक्का जमने को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो पहला आपका प्रश्न था खंड अ में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैव एक्टिव कारक है ये भी। फिर है उसका सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी का भी उपयोग जो है वो किया जाता है, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। फिर क्लास्मोडियम ब्यूटाकिलिकम, ठीक है, ब्यूटारालिकम ये जो है विटामिन बी की सिंथेसिस में यूज़ होता है। फिर रेशो की रेटिंग के लिए भी हम क्लॉस्ट्रोडियम ब्यूटेरिका जो है वो उसका उपयोग रेशो की रेटिंग के लिए करते हैं। फिर चाय के निर्माण में चाय की क्वालिटी हेतु क्यूरिंग की जाती है, और जिसके लिए हम माइक्रोकोकस कैंडिडस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिजैविक उत्पादक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ट फॉर्म में बता दिया है, कुछ 2-3 आप प्रतिजैविक लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी 2-3 प्रतिजैविक आगे भी पढ़े हैं, तो इसमें क्या है पीछे भी आपको बताया गया है। तो जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम इसका स्रोत है पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिन का उत्पादन करता है। इसका उपयोग हम संक्रमण विरोधी के लिए करते हैं। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलियम काइस्रोजीनेस, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, जो कि बुखार और निमोनिया के लिए काम आता है। फिर है पेनिसिलियम ग्राइसोफलम जो कि ग्राइसोफिलियोलिव एंटीबॉडी का जो है वो डेवलपमेंट करता है, जिसका काम होता है कवकरोधी में। ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में, जैसे हम जैव उर्वरक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में। तो कुछ जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो यौगिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। तो इसके लिए हम एजिटोबैक्टर या राइबोजियम जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों के साथ वो सहजीवी के रूप में होता है, उसका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि जो फ्री फॉर्म में पाए जाने वाले जो क्या बोलते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जो जीवाणु है वो उपयोगी है, तो ये एजिटोबैक्टर, ये पहले भी आपके क्वेश्चन में था। अगला है आपका नाइट्रोजनीकरण जीवाणु। जैसे नाइट्रोजनीकरण जीवाणु क्या होते हैं, NH3 से NO2 जो नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें नाइट्रोसोमोनास जो है वो जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे अमोनिया का जब नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है NO3 में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन के लिए भी हम एक प्रकार के जीवाणु का यूज़ करते हैं। फिर अगला है आपका अमोनियाकरण। अमोनियकरण क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रोटीन और अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा नाइट्रोजनीकरण जीवाणु जो कि क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन कुछ जो रहते हैं प्रोटीन और अन्य जटिल पदार्थ जो होते हैं, तो उनको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, अमोनिया में बदलने का काम करता है। इसका उदाहरण है बैसिलस माइकाडिस। ठीक है, अगला है आपका कवक। कवक क्या है, माइकोराइजा कवक उच्च एवं उच्च वर्ग के पादप की जड़ों में सहसंबंध बताता है। यह खनिज लवण का अवशोषण, मुख्यतः फॉस्फोरस का अवशोषण करता है। देखो फंगस जो माइकोराइजा होते हैं, माइकोराइजा भी एक प्रकार का फंगस है, तो ये फंगस का काम क्या होता है, जो कवक होते हैं और उच्च वर्ग के पादप होते हैं उनकी जड़ों में ये प्रेजेंट होते हैं, और उनके साथ वो जैसे सहसंबंध जो है, इसके पहले भी आपने पढ़ा एजिटोबैक्टर या फिर राइजो, ये फर्स्ट वाला आपने पढ़ा ना, ये देखो राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के साथ होता है, तो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, उच्च वर्ग के पादप के साथ सहसंबंध बना के रखते हैं। ये टाइप का फंगस होता है, और यह खनिज लवण का मिट्टी से एब्जॉर्प्शन करेगा, जिसमें मुख्य रूप से ये फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पे आपके आंसर, असाइनमेंट्स के आंसर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा ये आंसर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।